में जी। माफिया नाम से लोग पैंट में मुद्द देते हैं, आप जान लीजिए। वहां पे जैसे ही माफिया का नाम आता है, लोग एकदम बिल्कुल नामो मतलब माफिया माफिया का हमारा घर ढह जाएगा, हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। तो अपने अपनी कार्यों से प्रभावित करना है उन दरिंदों को कि तुम अगर मेरे ऊपर गलत नजर उठाओगे तो मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा, मैं जाऊंगा सलामत आऊंगा, तुम नहीं छुओगे तो बचोगे। गलत प्रवृत्ति के लोग हैं जो लगातार गलत करने का काम करते हैं, जिसको दूसरी की माँ बहन को हफ्सी नजर से देखते हैं। उनको इस बात का डर होना चाहिए कि हमारी जब सरकार आएगी तो लगातार हर एक वर्ष 5 लाख बहालियां होंगी, 10 लाख बहालियां होंगी, लगातार हर विभाग में बहाली होगी। आपने कुछ देर पहले क्वेश्चन किया, बहुत बहुत यूनिक क्वेश्चन आपने किया कि भाई प्रशांत जी ने दावा किया है कि जो असंभव को संभव करना है। तो लोगों का कहना है, बड़े बड़े नेता का, जो विरोधी है आप लोग का, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए ना, चांदनी हो गया, अंधेरी रात का जमाना चला गया, जी। जंगल राज चल रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि महाराक्षस राज है। बोलने के लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जहां पर हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, 7 बजे दिन में अपराधी धनाधन गोलियां चला रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, अच्छे कलाकार हैं पवन भैया, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, उनकी वाइफ जब पत्नी ही है, जब दोनों कर लें तो इससे खुशी की बात क्या होगी जनसुराज के लिए। मैं एक सच्चा सिपाही हूं जनसुराज का, मैं चाहता भी आपके चैनल के माध्यम से कि पवन भैया आए जनसुराज में। तीनों दावा ठोक रही है कि सरकार मेरी बनेगी, ये चौथा आप लोग एंट्री कर गए, तो अब वो तीनों लोग क्या झाल बजाएंगे? देखिए, झाल किरताल शोभा देता है पंडाल में। बिहार में शराब बंद है या चालू है? सिर्फ नाम का बंदी है, बाकी पूर्ण रूप से चालू है। आप नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। मेरे कैमरे पे जो आपको एक चर्चित चेहरा दिख रहा है, इनका नाम और पहचान बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शायद कुछ लोग होंगे जो इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन इनका नाम और पहचान बता देने से पहले मैं इनके बारे में कुछ जानकारी आप लोग को दे देना चाहता हूं कि अभी मैं बिहार के गया जिले के प्रखंड आमा से मौजूद हूं और इनका नाम है रामाधार सिंह। इनका नाम आजकल पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में गूंज रहा है। ये देश के और बिहार के अभी इकलौते युवा हैं जो काफी चर्चित बने हुए हैं। इनका चेहरा काफी वायरल हो रहा है। अब आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? इनका जो जीवन का शुरुआत होता है, एक अच्छे खासे परिवार में इनका जन्म होता है और ये क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं और लंबी लंबी छक्के लगाते हैं और उसी छक्के के बदौलत इनका पहचान बनता है और आज ये फिलहाल अभी आमस प्रखंड के सरपंच के अध्यक्ष भी हैं और अपने पंचायत के सरपंच भी हैं। और इन्होंने जो बिहार राज्य में एक अभी नई पार्टी, जिस पार्टी का गठन हुआ है, उस पार्टी का नाम है जन सुराज। ये भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जन सुराज आखिर करेगी क्या। जन सुराज के जो संस्थापक है उनका नाम है प्रशांत किशोर जी, उनको लोग पांडे पांडे जी ही बोलते हैं। और उन्होंने कुछ बातें ऐसे बोली है जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन लगता है कि शायद करना पॉसिबल नहीं, असंभव है। ये भी जन सुराज प्रशांत किशोर जी के टीम से जुड़ चुके हैं और शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए कैंडिडेट की तैयारी में लगे हुए हैं। शायद इनका टिकट कंफर्म भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इनका जो चेहरा है, जो प्रख्याति जिस तरह से इनका है, तो 110% उम्मीद है कि ये आने वाले 2025 का विधानसभा चुनाव में शेरघाटी विधानसभा से जन सुराज के प्रत्याशी रहेंगे। तो आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भैया, मेरा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने कीमती वक्त निकाल करके आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आपने कुछ देर पहले क्वेश्चन किया, बहुत बहुत यूनिक क्वेश्चन आपने किया कि भाई प्रशांत जी ने दावा किया है कि जो असंभव को संभव करना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने करके दिखाया है। जानकारी आपकी होनी चाहिए कि जब बंगाल में सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी ममता बनर्जी का,
तो उन्होंने मजबूत जाकर वहां सूत्रधार का काम किया, वहां पे हर चीजों का मैनेजमेंट किया और वहां पे देखिए ममता बनर्जी की सरकार बनी। नीतीश कुमार जो हमारे अभी सीएम है बिहार के, उनकी जब यहाँ पे स्थिति गड़बड़ाने की स्थिति बन गई थी तो प्रशांत जी ने ही उनको एक अच्छे सारथी के रूप में रथ का दामन थामा और उनको मजबूती से सरकार में लाया। आपका गुजरात में जब सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी तो प्रशांत जी का ही दिन था कि वहां पर भी सरकार बनाया। तो कई राज्यों में प्रशांत जी ने असंभव को संभव करके दिखाया है। अब वक्त है बिहार के लोगों का हाथ थामने का, तो अब हम लोगों का हाथ उन्होंने थाम लिया है। पार्टी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में स्थापित हो गई है और 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये भी उन्होंने घोषणा कंफर्म कर दिया है। महिलाओं के लिए 40 सीट का घोषणा किया है, हमारे मुस्लिम समाज के लिए भी बहुत सारी सीटों की घोषणा की है और भी जो सर्व समाज के लोग हैं उनके लिए उन्होंने बहुत बेहतर विकल्प के तौर पर कहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिसकी संख्या कम होगी, जो आर्थिक कमजोर होगा, जो जिसकी एक्टिविटी सोशल होगी, जो सामाजिक कार्यों में एक्टिव होगा, उसको भी मौका मैं दूंगा। तो इन सब चीजों से प्रभावित होकर के पूरे प्रदेश के जितने भी नौजवान साथी हैं हमारे, वो लगातार प्रशांत जी के टीम से जुड़ रहे हैं। उनको जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी राजनीतिक कैरियर शुरुआत हो और एक हम अच्छे पद पे जाएं, ताकि लोगों का भरपूर सहयोग कर सकें, मदद कर सकें, हर समस्याओं का समाधान हो। देखिए, जब तक आप पद पे नहीं आइएगा तब तक मदद नहीं कर पाइएगा। मदद एक आर्थिक तौर पर एक 2 बार, 5 बार, 10 बार कर पाइएगा। आजीवन करने के लिए एक ट्रस्ट की व्यवस्था करनी पड़ती है लोगों को मदद करने के लिए, तो उसके लिए भी हर कोई उतनी कैपेसिटी उसके अंदर मतलब नहीं होती है उसके पास। लेकिन ये जो चीज जो आया है, प्रशांत जी ने लाया है पूरे प्रदेश के नौजवानों के लिए एक इतना सुनहरा अवसर कि आप आइए और इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी आप राजनीतिक कैरियर को उस बुलंदी पे लेके मैं जाऊंगा। प्रशांत जी ने ही कहा है कि भाई किसी भी स्थिति में जितना भी कमजोर हमारा लगेगा, जो जहां पे लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति है, अगर बहुत सोशल है, सामाजिक है, बहुत अच्छा कार्य करता है, मैं उसको आगे ले जाने का काम करूंगा। और बिहार के सभी जनता को उन्होंने हाथ थामा है और आप देख लीजिएगा, संभव को संभव करके वो दिखाएंगे। आप क्रिकेट खेलते थे, लंबे लंबे छक्के लगाते थे, तो अपना करियर को अचानक मोड़ क्यों लिया? आपने जन स्वराज ज्वाइन करने का क्यों ठान लिया? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर आपने कर दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्रिकेट का तो बातें मत कीजिए बिहार राज्य में, जहां पे कितनी युवाओं को जिंदगी को नासो नबूद कर दिया गया। मेरे अंदर भी प्रतिभाएं की कोई कमी नहीं थी। आप मुझे इससे पहले जानते थे तो एज ए क्रिकेटर जानते थे कि अच्छा मैं क्रिकेट खेलता था। आपको मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोस्को से आके ड्यूज तक मैं नहीं पहुंच पाया। कोस्को खेलने से क्या होगा? ये राज्य के बच्चे कहां जा रहे हैं? आप देखिए कि यहीं से ईशान किशन जाकर के जमशेदपुर में खेलता है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। हमारा दोस्त आकाशदीप बड़ी सासाराम का है, अभी जाकर के इंडिया खेल रहा है। अभी कुछ दिन पहले उसको टेस्ट में आपने देखा होगा। यहीं का आपका ये मुकेश कुमार जाकर के बंगाल से खेल रहा है। आप यहाँ का भविष्य चौपट एकदम हो गई है। क्रिकेट जो भी हमारे भाई लोग आज भी खेल रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप अगर क्रिकेट भी खेलते हो तो लेदर बॉल से खेलो और उस राज से खेलो। अभी थोड़ी सी एक्टिविटी तेज हुई है ये इनके आने से, आपके चिराग पासवान जी के आने से कुछ गतिविधियां हुई है तेज। मैं देखता हूं ये भी कितना कार्य करते हैं। इनसे युवा है तो काफी उम्मीद है युवाओं को, और उन खास करके जो स्पोर्ट में जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश में बन जाएगी तो अच्छा स्टेडियम का निर्माण हम लोग करवाएंगे। आप देखिए कितने दिनों से राजगीर में स्टेडियम अधूरा पड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट मैच हो रहा था बिहार वर्सेस बड़ौदा का। आप कल्पना नहीं कीजिएगा, उस चलती हुई क्रिकेट मैच में वहां पे गाय चर रही थी, बकरी वहां पे चर रहा था, इवन सुगर तक उस ग्राउंड में घुसा हुआ था। सारे प्लेयर पूरे देश में एकदम हंसी का मजाक बना दिया। ये स्थिति है हमारे राज्य क्रिकेट एसोसिएशन को। आप कल्पना कीजिए कि क्या हमारा भविष्य यही सब इन्हीं सब चीजों पे रह जाएगा। मैं
आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम आप मुझे अच्छा रोजगार नहीं दे सकते हो तो मेरी भविष्य जहां पे बनने की स्थिति बनती है, अगर मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूं तो मुझे इतना मजबूत आप बना दीजिए क्रिकेट बोर्ड को कि मैं अपना भविष्य यहां से तय करके आगे बढ़ जाऊं, देश का प्रतिनिधित्व करूं। हर एक स्पोर्टमैन का रहता है कि मैं यहां से गली से खेलते हुए कैसे अंतर्राष्ट्रीय मैच तक पहुंचूं। तो मेरी कैरियर तो बहुत ज्यादा बहुत मैं अफसोस किया हूं अपने क्रिकेट, जितना दिन मैंने दिया है क्रिकेट को। खैर, कुछ अफसोस भी है तो कुछ खुशी भी है कि हमारी पहचान इसके माध्यम से मिली। बस पहचान ही मिली, हमने भविष्य सोच के इसमें जुड़ा था। मेरी भी इच्छाएं थी कि और सचिन, सहवाग, धोनी की तरह मैं भी इंडिया टीम में शामिल हूं, आईपीएल खेलूं, बड़ा नाम कमाऊं, ताकि राज्य का नाम हो, हमारे प्रखंड का नाम हो, हमारे सब आप लोग जितने भी हैं सभी लोगों का नाम कैसे आगे बढ़ाना था, ये अधूरा सपना रह गया है। अब इसको पूरा करने के लिए मैं राजनीति में कदम रखा हूं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे है भैया जी, कि देश में बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी है, हमारा बिहार में बीजेपी है, जदयू है, आरजेडी है और चिराग पासवान के भी एलजेपी है, तो आपने जन स्वराज ही क्यों चुनना जरूरी समझा? हर वक्त आप एक कपड़ा पहनते हो, कपड़ा चेंज होती है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आप अपने वस्त्र को चेंज करते हो, हर समय आदमी का सोच बदलते रहता है, विचारधाराएं बदलते रहती हैं। तो मैं पुरानी चीज पे फोकस करने वाला, हम लोग नए जमाने के नए लोग हैं, नई पार्टी, नई सोच, नए व्यवस्थाएं। मैं देखा हूं कि उस व्यक्ति के हाथ में हमारा भविष्य है जो कितने राज्यों को भविष्य संभालने का काम किया प्रशांत जी ने। आप कल्पना कीजिए कि जब हमारे राज्य में जन सुराज पूरे रूप से सरकार बनाएगी तो कितनी युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितना मजबूत हमारा माँ बहन बेटी का भविष्य उज्जवल होगा, उनको अच्छे से नई नई व्यवस्थाएं मिलेगी जिसमें वो अपने और मजबूती से, देखिए सबसे सख्त होना है यहाँ की महिलाओं को, उसके लिए अच्छा स्कूल, अच्छी व्यवस्थाएं सरकार ने दिया है, लेकिन उन मास्टरों को दिन भर सर्वे करवाने में लगा दिया। आप जब जिस चीज के लिए जिसको रखो वो काम करवाओ, जब आप पढ़ाई के लिए रखे हो उनको तो बिल्कुल उनसे पढ़ाई करवाइए। मास्टर का काम सर्वे करने का नहीं, उसके लिए एक टीम स्थापित कीजिए जो सर्वे का काम करेगी। तो ए टू जेड सरकार घुमा फिरा करके लॉलीपॉप दे करके वहीं पर रख देती है, उससे हमारा भविष्य चौपट हो जाता है। आपको 17 से 18 वर्ष में किसी भी कीमत में आपको मैट्रिक एग्जाम दे देना होता है, इसके बाद इंटर, ग्रेजुएशन के बाद की ये चीजें होती है, भविष्य हमारा अंधकार में चला जाता है। बहालियां रोक दी जाती है, कुछ दिन पहले बहाली आया तो उसने कहा कि मैं करवाया, ये सब नहीं। हमारी जब सरकार आएगी तो लगातार हर एक वर्ष 5 लाख बहालियां होंगी, 10 लाख बहालियां होंगी, लगातार हर विभाग में बहाली होगी। इतना मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। जितने भी बड़े बड़े बिहार के नेता हैं और देश के नेता हैं, उन लोगों का कहना है कि जन स्वराज जो पार्टी बनी है, जो प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर को जन स्वराज को लॉन्च किए हैं, तो लोगों का कहना है, बड़े बड़े नेता का, जो विरोधी है आप लोग का, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए ना, चांदनी हो गया, अंधेरी रात का जमाना चला गया। अब हम लोग डिजिटल दुनिया में चल रहे हैं, हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल आ गया है और सोशल मीडिया का हमारे ज्ञाता प्रशांत जी हैं। जिस तरीके से आप लोग अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ये चैनल जो आप चला रहे हैं या जितनी भी चीजें हम लोग तक पहुंचते हैं, ये पूरा श्रेय प्रशांत जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने सरकार को बताया था कि आप इसको डिजिटल में काम करेंगे मजबूती से तो सभी लोग आपके प्रति आकर्षक होंगे। तो उनको बता देने की जरूरत है, जमाना बदल चुका है, उस अफेयर में ना रहे। प्रशांत जी तो ये भी कहे कि आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना, लालू जी के जमाने में आवाज के लिए वोट दिया तो आवाज मिला गरीबों को, अभी जन स्वराज को लोग आखिर क्यों चुने? जन सुराज के रोजगार के लिए चुने, शिक्षा मजबूत होने के लिए चुने, स्वास्थ्य को मजबूत कैसे व्यवस्था मिलेगी। आप कल्पना कीजिए कि रोड नहीं, अभी कुछ देर पहले एक भाई ने हमसे सवाल किया कि इमामगंज आप जाकर देखिए कहीं सड़क नहीं है। क्यों नहीं सड़क है? देश आज़ादी के वर्ष आप लिखित तौर पर कह दिए कि हर जगह सड़क बन गई है, सभी जगह बिजली पहुंच गई है, सभी जगह स्वास्थ्य केंद्र का मैंने निर्माण करवा दिया है। बहुत जाकर देखिए स्वास्थ्य केंद्रों में आज भी 1 डॉक्टर 4 नर्स पे डिपेंड है। क्यों? वहां पे डॉक्टरों की बहाली तेज कीजिए, नर्सों की बहाली तेज
मैनेज कीजिए, महिला समाख्या को मजबूत कीजिए। देश और राज्य चलाने के लिए आप जब तक चीजों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये हवा हवाई में नई चीजें होंगी। हमारा है कि भाई रोजगार कैसे मिलेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी तो आप बाहर में किसी व्यक्ति से पूछे कि कहाँ क्या करते हो बाबू, तो बताएगा दिल्ली में जाते हैं फलाने चीज का फैक्ट्री में काम करते हैं। वहां फैक्ट्री है तो काम हो रही है, हमारे राज्य में फैक्ट्री है ही नहीं, सभी के सभी बंद पड़ी हुई हैं। तो उनको चालू करेंगे तब रोजगार यहाँ पे स्थापित होगी। तो बहुत सारी चीजें हमारी सरकार आएगी तो हम लोग हर विषय वस्तु पे काम करेंगे। एक सवाल यहाँ पे बनती है, जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगातार दिया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में और राज्य में ना महिलाएं सुरक्षित है ना ही बेटियां सुरक्षित है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार है कौन? बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है। सरकार को चाहिए कि किसी भी स्थिति में हर क्षेत्र में अपनी मजबूती पेश करे। आप महिला बहाली निकालते हैं शिक्षक में तो उनमें बढ़ोतरी कीजिए, पुलिस का बहाली निकालते हैं तो बढ़ोतरी कीजिए, जिनमें क्षमताएं हैं स्पोर्ट में उनको मजबूती दीजिए। बेटी हमारी कैसे आगे बढ़ेगी? पढ़ेगी तो बढ़ेगी। आप एक मिनट से रोकने का प्रयास करूंगा। जी। जैसे बेटियां घर से बाहर निकलती पढ़ने के लिए कॉलेज स्कूल कोचिंग जाती हैं, तो बहुत सारी बच्चियां हैं जो घर लौट के वापस नहीं आ पाती हैं। बिल्कुल, यही तो मैं आ रहा था पॉइंट पे। आप देख लीजिए कि जितने भी वार्ड हैं, जितने भी पंचायत हैं, जितने भी प्रखंड हैं और जितने भी सड़क हैं, हर जगह कैमरा ऑन होनी चाहिए। ये हमारे जो भ्रष्ट लोग हैं, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लगातार गलत करने का काम करते हैं, जिसको दूसरी की माँ बहन को हवसी नजर से देखते हैं, उनको इस बात का डर होना चाहिए कि तीसरा नेत्र वहां से देख रहा है। हमारी एक गलत एक्टिविटी के कारण से मैं पकड़ा जाऊंगा। जब तक डर पैदा नहीं होगा स्थिति सुधार नहीं होगी। और दूसरी बात याद रखिएगा, हम आपके चैनल के माध्यम से सभी उन माँ बहन बेटियों को अपील करना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग करने के लिए आप मोबाइल का उपयोग कीजिए। ये नहीं कि गलत संगत के प्रभाव में पड़ जाइएगा। वो कुछ लोग का ऐसा अभी चला हुआ है कि किसी को बहला फुसला करके किसी के साथ गलत करना है, लेकिन आपको ये समझना है कि आप किसी घर की माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं। पहले माँ बाप का भी मान सम्मान देखना है आपको। किसी भी परिस्थिति में आप उनका सम्मान के साथ ठेस मत पहुंचाइए। आप हमारी देश की बेटी हैं, आप हमारी बेटियां हैं, तो आपकी सोच से ही बहुत चीज बदलेंगी। बेटियों में वो ताकत होती है कि माँ दुर्गा बन के दिखाया है, बेटियों में वो ताकत होती है कि लक्ष्मीबाई बन के दिखाया है, इंदिरा गांधी बन के दिखाया है, शीला दीक्षित बन के दिखाया है, राबड़ी देवी भी बन के दिखाया है। आप कल्पना कीजिएगा कि कोई कल्पना नहीं किया था कि कम पढ़ी लिखी महिला हमारे राज्य की सीएम बनेगी। उन्होंने दिखाया। बेटियों में अपरंपार शक्तियां हैं, आपको उपयोग करना है। आप नचनिया मत बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप महारानी लक्ष्मीबाई बनिए। किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी कार्यों से प्रभावित करना है उन दरिंदों को कि तुम अगर मेरे ऊपर गलत नजर उठाओगे तो मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा, मैं जाऊंगा सलामत आऊंगा, तुम नहीं छुओगे तो बचोगे। ये सब चीजों पे ध्यान देना होगा। सर, बिहार में कौन सा राज चल रहा है? बिहार में कौन सा राज चल रहा है? जी। जंगल राज चल रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि महाराक्षस राज है। बोलने के लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जहां पर हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, 7 बजे दिन में अपराधी धनाधन गोलियां चला रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, एकदम आप देख लीजिए किसी तरह से। देखिए सरकार बहरा हो गया है, अंधा हो। बहरा सर? बिल्कुल, उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है और ना दिखाई पड़ रहा है। लगातार अपराध। सरकार के पास तो सर सारी शक्तियां निहित है सर, उनके पास है, उपयोग नहीं हो पा रही है ना उससे। क्या वजह क्या है सर? नहीं, वजह है उसको दिख नहीं पा रहे हैं चीजें। आपको दिखाना पड़ेगा अपनी शक्ति को। आप कब दिखाएंगे? राम के पास क्या नहीं था? वो चाहते तो एक तीर में सबको खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें ये दिखाना है कि जब सीता जी का हरण एक राक्षस ने कर लिया तो उनको मजबूती देने के लिए उन्होंने बांदर को जोड़ा, हनुमान को जोड़ा, भालू को जोड़ा, बहुत सारे जो चाहते तो मनुष्य बड़े बड़े राजा को भी जोड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि नहीं, छोटा छोटा प्रयास से इवन गिलहरी तक को जोड़ा। जहां जरूरत पड़ा मजबूती से उन्होंने काम किया। स्थिति हुआ कि आप देख लीजिए कि वो पुरुषोत्तम राम बन गए। आप पुरुषोत्तम राम बनने के चक्कर में नहीं रह करके आप रावण बनने के चक्कर में आपको लग रहा है कि एक बार में सब चीज समाप्त करके और ये पूरा संसार मेरा हो जाएगा, मैं जो कर रहा हूं उसको कोई बोलने वाला नहीं, कहने वाला नहीं है। तो आप याद रखिएगा, जन सुराज में
एक अच्छे व्यक्ति का जन्म हो गया है, जो हर गलत तबके के लोगों का जवाब देने के लिए उन्होंने कमर कस लिया है, और किसी भी कीमत में गलत लोगों को यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। आपको मैं बता दे रहा हूं, हमारी सरकार आने का आप इंतजार कीजिए, हर तबके और समाज के लोगों को सम्मान दिया जाएगा। सर, जो राशन कार्ड में जितने राशन कार्ड धारी हैं उनको कितना केजी प्रति व्यक्ति अनाज देना है सर? देखिए, देने के लिए तो सरकार दे रही है, वहां से आती भी है, यहाँ आते आते बहुत कम हो जाता है। कितना सर? मतलब कम से कम 10 किलो मिलना चाहिए एक व्यक्ति को। नहीं, अभी जो सरकारी जो डाटा है उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 5 केजी देना है सर, लेकिन लोगों को मिलता है सर कम। कितना मिलता है, जो आपको जानकारी है सर? नहीं, बहुत ज्यादा जानकारी। लोग बताते हैं कि 5 केजी अनाज हमको मिलता है, लेकिन मिलना चाहिए एक नहीं व्यक्ति सर, को। 5 केजी मिलने का प्रावधान है, लेकिन मिलता है 4 केजी। 1 केजी कहाँ जा रहा है सर? ये तो सरकार जवाब देना चाहिए कि गरीब गुरबे का भी ये जो रोज खाने के लिए अन्न जो दे रही है भारतीय सरकार, राज्य में आते आते हर एक राज्य का ये स्थिति नहीं है, सिर्फ हमारा बिहार का स्थिति है। पूरे बिहार, एक मिनट भैया, पूरे बिहार में ये स्थिति बनी है भ्रष्टाचार की कि जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, सारे विभाग में भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। किसी को किसी से कोई डर और नहीं है, ना ही किसी को कोई अधिकारी से डर है कि मेरा कुछ होगा। सारे लोग दिन दहाड़े खुलेआम जिसको जो मन में आ रहा कर रहा है। कोई खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई खुलेआम अपराध कर रहा है। बिहार को जंगल राज, महाजंगल राज, महाराक्षस राज इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे महिलाएं के साथ साथ पुरुष लोग भी सुरक्षित रहे हैं। यहाँ का जितने भी लगभग बिहार की जो जनसंख्या लगभग 14 करोड़, यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। आखिर बिहार के लोग कैसे सुरक्षित होंगे सर? कैसे, क्या? आखिर जब सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा उनको? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे शिक्षा का भी हाल यही है। पूरे देश में जो शिक्षा का स्थिति है वो पूरा देश में सबसे नीचे, जमीन में नीचे आया हुआ शिक्षा। ठीक है, केरल को ना आप लोग नाम सुने होंगे, केरल राज्य का पूरे देश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल का है, हरियाणा का है। 100% साक्षरता दर है। 100 में 100 व्यक्ति लोग पढ़े लिखे हुए हैं। अब बिहार में क्या है? 50-50। यहाँ पे 50-50 का आंकड़ा चलता है। यहाँ पे जुगाड़ लगाना पड़ता है, बिना जुगाड़ का कोई काम ही नहीं होगा यहाँ पे। आखिर ऐसा क्या है सर? आखिर केरल में ऐसा क्या है, गुजरात में ऐसा क्या है जो बिहार में नहीं हो सकता है सर? बिहार के ही लोग जाकर के, हमारा बिहार इतना मजबूत है शिक्षा में, यहीं से लोग जाकर पूरे देश में सभी राज्यों को चलाने का काम कर रहे हैं। ये आपको जानकारी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जी सर। जितने IAS IPS हमारा बिहार देता है, जितने बड़े बड़े IAFS बिहार हमारा देता है। आप कल्पना कीजिए कि और यहाँ की व्यवस्थाएं अभाव या मजबूरी के कारण से दूसरे राज्यों में जाकर के हमारे राज्य के लोग चीजों को मजबूत कर रहे हैं। हमारा जब मजबूत करने का समय आता है तो हमारे पास सरकार बहाना बनाने लगती है। सरकार अस्थाई नहीं रखती है। आप अस्थाई सरकार रखोगे तब नहीं। इसलिए तो 243 पे लड़ा जा रहा है कि आप ऐसा मौका दीजिए कि किसी को ये लगना ही नहीं चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। किसी भी परिस्थिति में आप मुझे मौका देंगे तो एक नई चीजों का गठन होगा, एक नई टीम गठित होगी, नए चीज सिस्टम हम लोग जो सोच के रखे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे पहले प्रशासन मजबूत होगा तो हम लोग सुरक्षित होंगे, हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित होगी। एक ट्रेन का नाम सुने होंगे, महाबोधि एक्सप्रेस। जी, यहाँ से बिहार से उस महाबोधि एक्सप्रेस के साथ जितने भी एक्सप्रेस चलते हैं, यहाँ से लेबर मजदूर भर भर के ठूस के भेजे जाते हैं बाहर। आखिर यहाँ पे क्यों रोजगार नहीं मिल रहा सर? क्या दिक्कत है? अभी कुछ दिन पहले वहां के जो पूर्व CM के बेटे राज ठाकरे के बेटे ने कहा था, इवन राज ठाकरे ने ही कहा था कि शर्म आना चाहिए बिहार के वहां के जनता और वहां के लोगों को कि हमारे राज्य में आकर के यहाँ पर गुमटी और चप्पल ढोने का काम करते हो। वहां के राज्य सरकार को शर्म आना चाहिए कि यहाँ पे भेज देते हो ट्रेन भर भर के, वहां पर कोई व्यवस्था है तो बनाओ, नहीं यहाँ मत भेजो। आप कल्पना कीजिए जब कोरोना काल हुआ, हमारे भाई पैदल चल करके हमारे यहाँ पर आए। यहाँ भी सरकार स्थिति है कि घर में घुसी हुई थी, सरकार व्यवस्था में एकदम जीरो। उसको कुछ ऐसे महारथी पुरुष थे हमारे राज्य में, पप्पू यादव जी थे पूर्णिया को, मैंने उनको देखा, अच्छा कार्य उन्होंने किया। और भी हमारे बहुत सारे लोग थे जो अच्छा काम किया। आप कल्पना कीजिए कि जो राज्य की स्थिति बनी हुई है
बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है। ये वक्त बदलने का समय आ गया है, चीजों को बदलना चाहिए। जब आदमी अस्वस्थ हो जाता है तो स्वस्थ की कामना के लिए उसको दवा खाने की जरूरत है। उसी तरह से अच्छा सरकार लाने के लिए परिवर्तन की जरूरत है, और परिवर्तन एक ही सत पर विकास एक ही सत पर होने का हम लोग को जो उम्मीद जग रहा है कि आप एक मजबूत व्यक्ति के हाथ में पूरे राज्य की मजबूती दीजिए। प्रशांत जी उसको संभालने का काम करेंगे। उन्होंने कई राज्यों का उद्धार किया है, अपनी कार्यों से प्रभावित किया है। आज जो भी राज्य आपने नाम लिया उस सब राज्यों में जाकर के प्रशांत जी ने वहां पे सरकार बनाने का काम किया है। प्रशांत जी प्रॉपर बिहार से हैं और बिहार की जनता को जिन्होंने हाथ थामा है, तो आप भरोसा रखिएगा किसी भी स्थिति में इस बार बिहार की सूरत सब सुधर जाएगी। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव 2024 में आप जो बिहार के भोजपुरी के सबसे बड़े पावर स्टार है पवन सिंह, आप उनके साथ देखे जाते हैं, तो क्या पवन सिंह जब निर्दलीय चुनाव में कूद पड़े तो जनता का साथ 100% नहीं मिल पाया? कुछ लोगों का अच्छा सहयोग मिला जिसके वजह से उन्होंने लगभग 2.25 लाख वोट लाया और वो चुनाव हार गए। तो कैसे आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग पे, जो हमारे राज्य की जो जनता है, क्या आपके पार्टी पे, आप लोग पे भरोसा कैसे करेगी आखिर? देखिए, पवन जी चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से, और पवन भैया का जो सोच था कि भाई काराकाट में जो आज तक काराकाट लोकसभा में जो विकास की कार्य रुकी हुई है उसको तेजी देना था। उन्होंने बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे काराकाट सीट दीजिए। बीजेपी ने साफ ही मतलब मना कर दिया। उन्होंने हिम्मत दिखाया, आप उनकी हिम्मत को दाद दीजिए कि एक साधारण व्यक्ति, एक कलाकार जो इस बेचारा गाना गा करके फेमस है, जिसकी पूरी जीवन यापन गाना गाने से चलती है, उस व्यक्ति को आप कल्पना कीजिए कितने लोगों ने प्यार दिया काराकाट में। कम दिनों के समय में 2,75,000 वोट दिया। आप कितना, आप इसको कम मत आंकिए। किसी भी स्थिति में वो सरकार को उन्होंने हिलाने का काम किया। आज जो इतनी चर्चाएं हो रही हैं, सबसे हॉट सीट साबित कर दिया पवन सिंह ने। तो कहा गया है कि जो वीर होगा वो लड़ेगा। हमारे प्रशांत जी वीर हैं, वो लड़ेंगे। आप याद रखिएगा कि मजबूत सरकार और जटिल सरकार, बहरे सरकार का कान खोल देंगे, अंधे सरकार का आंख से देखना स्टार्ट हो जाएगा, और सब को दरकिनार करते हुए मजबूती से हमारी सरकार, आप देखिएगा प्रशांत जी आएंगे और बहुत सुचारू रूप से सब चीजें हो जाएगी। हम लोग खुशहाल जीवन यापन करने लगेंगे। पवन सिंह जन सुराज कब ज्वाइन करेंगे? पवन सिंह ज्वाइन अभी करेंगे नहीं करेंगे ये तो पवन भैया बताएंगे, लेकिन जहां तक मुझे है अभी तक ऐसा कुछ उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है। हाँ, कुछ देर पहले अफवाह भी उड़ा था कि उनकी पार्टी कोई बनेगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। पवन भैया से हमारी मुलाकात 1 सप्ताह पहले हुई थी रांची में, तो बहुत चीजों पर चर्चाएं नहीं हो पाई, और मुझे अभी नहीं लगता है कि इस तरह का कोई वहां से सूचना है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह है, शायद वो भी जन सुराज ज्वाइन करने वाली है। शायद, ये भी कंफर्मेशन मुझे नहीं है, क्योंकि अगर कर रही हैं तो अच्छी बात है। पवन भैया भी कर लें, ये भी अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे राज्य के मजबूत साथी हैं, अच्छे कलाकार हैं, पवन भैया अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, उनकी वाइफ जब पत्नी ही हैं, जब दोनों कर लें तो इससे खुशी की बात क्या होगी जन सुराज के लिए। मैं एक सच्चा सिपाही हूं जन सुराज का। मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पवन भैया आए जन सुराज में, बहुत स्वागत है उनका। आप पवन भैया के काफी करीबी माने जाते हैं, इसीलिए एक थोड़ा सा सवाल डिफरेंट है यहाँ पे कि पवन भैया और ज्योति भाभी का तलाक का जो मामला है कोर्ट में चल रहा है। आए दिन ऑडियो वायरल होती है कि पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं। तो आखिर ये जो ऑडियो है और जो विवाद छिड़ा हुआ है, तो क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, उनका पर्सनल जीवन है, तो बहुत इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। हर एक इंसान का अपना कुछ जीवन शैली होता है, कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, और जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वाली बातें हैं। आज भी बातचीत होती है, मैं देख रहा हूँ, चूँकि अभी ज्योति भाभी का आगमन हुआ था आपके डिहरी ऑन सोन में, तो मैंने देखा कि बहुत चीज़ें, सब चीज़ सामान्य, आज भी वो सिंदूर कर रही हैं, प्यार से रह रही हैं, सब परिवार के साथ घुल मिल कर रह रही हैं। हाँ, तो ये कहीं किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए सर कि आपकी जो पार्टी है जन सुराज, तो आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे तो शिक्षा अच्छी कर देंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जो बिहार में शायद कोई भी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई है। तो सर अभी देखिए, बड़ी पार्टियां में
आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू तीनों दावा ठोक रही है कि सरकार मेरी बनेगी। ये चौथा आप लोग एंट्री कर गए, तो अब वो तीनों लोग क्या झाल बजाएंगे? देखिए, झाल किरताल शोभा देता है पंडाल में। अब ये चल रहा है आपका चुनावी क्षेत्र, तो किसी भी स्थिति में चुनावी क्षेत्र के महान महारथी हैं प्रशांत किशोर जी, तो इसमें महारत उनको हासिल है, तो बिल्कुल वो तरीके से उसको करेंगे। आप अपनी चीजों को, आपने 15 वर्ष किसी को मौका मिला है, किसी को 20 वर्ष मौका मिला है, आपसे लोग उबिया गए हैं। अब आपको किसी भी परिस्थिति में आप पे भरोसा उनका नहीं हो रहा है, तो नए लोग पे भरोसा, नए लोग नहीं आप कर सकते हैं। ये भी बिहार से हैं, यही उनका जन्म कर्म हुआ है प्रशांत जी का। हाँ, उन्होंने कई राज्यों में बहुत मजबूती से सरकार बनाने में सहयोग किया है, तो इस बार उन्होंने तो यही कहा कि भाई आप हमारा हाथ, मैं आपका थामा हूं, तो मजबूती से आपके लिए कार्य करूंगा। तो एक अंतिम सवाल सर, बिहार में शराब बंद है या चालू है? सिर्फ नाम का बंदी है, बाकी पूर्ण रूप से चालू है। आप देख लीजिए, जहां देखिएगा वहीं पे आपको 2-4 पिए हुए लोग मिल जाएंगे, और वो आपको बता भी देंगे कि भाई आप लोग एक चैनल वाले को मैं बता देना चाहता हूँ, अभी यहाँ सब निकलिएगा, कुछ नहीं, आप चौक चौराहे पे खड़े हो जाइएगा, 5 मिनट में आपको समझ में आया कि बंद है कि खुला है ना। क्या सरकार को ये चीजें नहीं दिख रही है? सब दिख रही है, बस मिली भगत चीजें होती हैं, उसको मिला जुला करके रखा जाता है, लोग को खुश करने का सब तरीका होता है। महिला वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नीतीश जी ने बंदी का आश्वासन दिया था, लेकिन जिस तरीके से ढल्ले से शराब बिक रही है, इसका तो आपने कहा ना, कितनी सारी गाड़ियां थाना में पड़ी हुई है। क्यों गाड़ियां पड़ी हुई है? जब शराब बंदी है तो क्यों गाड़ियां पड़ी हुई है? उन गरीब गुरबे लोगों को बेचारा को उठा लिया जाता है, जो दिन में मजदूरी करता है, 200-300 रुपया कमाता है, 7,000 उनको जुर्माना भरना पड़ता है, दूसरे तीसरे दिन वो कोर्ट से बरी होते हैं। तो इन सब चीजों का कहीं कोई मतलब नहीं है। आप एक तो इसकी जो टैक्स वगैरह भी मार रहे हैं, जो बिहार सरकार को टैक्स मजबूती से मिलता था, बालू का बंदी कर देते हैं, शराब को बंदी कर देंगे, तो बिहार राज्य में बचा है क्या? कोयला है तो नहीं, कोयला तो झारखंड में है। सारे जो हमारे मुख्य चीजें, तो उर्वरक, कोयला सारा झारखंड चला गया है। तो इन सब चीजों पे नहीं ध्यान देना है आपको। पूर्ण रूप से जब बनेगी तो हम लोग मजबूती से सोचें कि क्या क्या बेहतर काम करना है। माफिया का तो नाम सुनेंगे आप, वर्ड सुनेंगे, माफिया एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे माफिया बिहार में है, कुछ बालू माफिया है, कुछ छर्री माफिया है, कुछ शराब माफिया है, बहुत तरह के माफिया लोग हैं। उनको लगता है कि जो हम चाहेंगे मेरा फील्ड में वही होगा, कोई बड़े बड़े नेता या सरकार हमारा कुछ भी नहीं कर सकती है। तो उन सारे माफियाओं का जो अकड़ है, घमंड है, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है? देखिए, हर गलत प्रवृत्ति के लोगों का उपाय है। ये हमारा लोकतंत्र चल रहा है, यहाँ पे किसी तरह का कोई माफिया उफिया नहीं होता है। लोग ऐसा मानसिकता पाल के बैठते हैं कि मैं माफिया बन गया हूं, या मैं, ये माफिया हैं। सबसे बड़ी ये लोकतंत्र में सरकार होती है, सरकार के पास अर्थव्यवस्था है, आपके पास प्रशासन मजबूत है, आपके पास हर चीज से आप मजबूत हैं। फिर कहां से ये आप देख रहे हैं यूपी में माफिया नाम से लोग पैंट में मुद्द देते हैं, आप जान लीजिए। वहां पे जैसे ही माफिया का नाम आता है, लोग एकदम बिल्कुल नामो मतलब माफिया उफिया काम, हमारा घर ढह जाएगा, हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। ये जिस दिन चालू हो जाएगा ना यहाँ, तो चीजें समझ में आ जाएगी। जो माफिया बन के बैठे हुए हैं, जो लोग मनमानी कर रहे हैं, उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। कोई माफिया उफिया नहीं होता, ये सब अफवाह मत पड़िए। चलिए, अभी हमारे साथ आमस प्रखंड के युवा एवं सबसे चर्चित चेहरा, जिनका नाम है रामाधार सिंह। ये जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किए हैं और आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में एमएलए के भाई प्रत्याशी होंगे जन स्वराज पार्टी से। इनका नहीं कहना है, इनके जो चाहने वाले हैं, जो सरघाटी विधानसभा के जितने भी लोग हैं, एक लहर उठी हुई है, रामाधार सिंह, रामाधार सिंह, रामाधार सिंह। बिहार में सबसे चर्चित चेहरा बने हुए हैं और लोग इनको काफी पसंद कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया, जेडीयू हो गया, देख लीजिए आप लोग, दम है तो दम दिखाइए, नहीं तो दम दिखाने के लिए यहाँ पे बिहार के सबसे चर्चित, ठीक है, और पावरफुल और धाकड़ नेता यहाँ पे मौजूद है, जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ऐसे नेता मिलकर के जन स्वराज को 243 में से कितना सीट जिताएंगे, यही बताएंगे।
तो जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। क्या आप लोग 2025 का जो विधानसभा होने वाला है उसमें आप लोग का क्या मिशन है, क्या टारगेट है, कितनी सीटें आप लोग जीतने का टारगेट बना के रखे? फिलहाल तो लड़ने का है 243। कितने लोग मुझे प्यार कर रहे हैं ये तो सर्वे में भी स्पष्ट हुआ है। कुछ दिन पहले का सर्वे में 70% लोगों ने कहा है कि नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, और हमारे जन सुराज के फेवर में उन्होंने वोट भी किया है। तो जी, यहाँ पे आपके जो प्रशांत किशोर जी हैं उनका एक कहना है, या तो अर्श पर या तो फर्श पर, या तो अर्श पे रहेंगे नहीं तो फर्श पे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही उनका कहना है ना, कि आप मान के चलिए कि आप मुझे मौका देते हैं, अब मुझे 10 सीट 20 सीट 50 सीट जितवा के क्या कीजिएगा? इससे कुछ होना नहीं है। सरकार बनाने के लिए मुझे कम से कम आपको 150-200 सीट जितवाना होगा। 243 सीट में जब आप मुझे 200 सीट दे देंगे तो एक तरफा सरकार हमारी बनेगी, और मजबूती से आपका हर एक कार्यों को हम मजबूती से करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देख लीजिए, आप जब गठबंधन में फिर सरकार बनने का, अच्छा ये भी आप सुने होंगे प्रशांत जी का, कि किसी भी कीमत में किसी पार्टी से गठबंधन में नहीं करेंगे। तो फिर लोगों को चाहिए कि उनको भरपूर आशीर्वाद दें, पार्टी को भरपूर प्यार दें, और जहां से जो भी कैंडिडेट हमारे जन सुराज से खड़े होते हैं उनको भरपूर आशीर्वाद दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कितना कीमती समय दिए। आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि इनके जैसे जितने भी युवा नौजवान जो अपना कदम जो राजनीति में आजमा रहा है या किसी भी फील्ड में आजमा रहा है, तो आगे बढ़ने का प्रयास करे। जिस तरह से आमस के रामाधार सिंह मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से इनका जलवा जारी है, तो आप लोग भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और जो विरोधी पार्टियां हैं उनका हिसाब किताब बराबर करने का मौका अभी आपके पास है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।